अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग गाइड्स बाय क्रोम हेयर। आज लेक्चर 69 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से मेजर ऑफ डिस्पर्शन। जैसे कि मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 68 में डिस्कस किया था, चैप्टर 4 में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट्स की फर्दर टू टाइप्स हैं जिसमें सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस हैं। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 70 में हम सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे हम मूवमेंट्स को किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू के अगेंस्ट फाइंड आउट करते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। और थर्ड पे आपके पास क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.22। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम इन दो टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, इसी वजह से मैंने आपके साथ थ्योरी में ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं तो फिर मैं वीडियो पे चैप्टर बना दूँगी, आप चाहो तो आप उधर जंप कर सकते हो। Moment for any arbitrary value. Definition and arbitrary constant mean any value of your data expect arithmetic mean. You can represent the arbitrary value of your as A or capital A. सपोज अगर आपके डेटा में आपके पास y की कोई 10 वैल्यूज़ मौजूद है। अब आपने क्या करना है, इस y में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू चूज़ कर लेनी है, जिससे आप क्या कहते हो, आप आर्बिट्रेरी वैल्यू कहते हो। और आर्बिट्रेरी वैल्यू को ही समटाइम हम एज्यूम्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इसका एक ही मीनिंग है। आर्बिट्रेरी वैल्यू का मतलब होता है अ वैल्यू ऑफ योर चॉइस, जिसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेट करते हो। तो y की सपोज 10 वैल्यू में से आपने y की कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेनी है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि वो अर्थमेटिक मीन ना हो। मसलन वो वैल्यू नहीं लेनी जो आपकी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आई हो, क्योंकि अगर आप डेविएशन ले लेंगे ना अर्थमेटिक मीन से तो फिर वो ये टॉपिक नहीं रहेगा, मोमेंट फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं रहेगा, वो मोमेंट फॉर मीन बन जाएगा। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी वैल्यू एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस एक्सपेक्ट अर्थमेटिक मीन ऑफ योर डेटा। और नेक्स्ट आपको कहा गया कि आप उस आर्बिट्रेरी वैल्यू को स्मॉल ए या कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे। पॉपुलेशन मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर डिनोटेड बाय, पॉपुलेशन है तो हम म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये प्राइम क्यों है, क्योंकि हम मूवमेंट किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू के। तो इसे बोलेंगे कैसे, म्यू 1 प्राइम, ये जो डैश सा या आप कह दें ये प्राइम साइन है। नेक्स्ट है म्यू 2 प्राइम, म्यू 3 प्राइम एसेट्रा। नेक्स्ट आपको एक जनरल फार्मूला प्रोवाइड किया गया, म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू साइज को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो 1/n इंटू समेशन एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर आर। और मैंने आपके साथ, आपको पता है लेक्चर नंबर 68 में डिस्कस किया था कि पहले हम पार लेते हैं और देन हम सम अप करते हैं। ये तो था आपके पास जब आपके पास डेटा अनग्रुप हो। नेक्स्ट आपको फार्मूला दिया है, म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू 1/n इंटू समेशन एफ एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर आर। मैंने आपके साथ लेक्चर नंबर 68 में भी डेविएशन का टॉपिक डिस्कस किया था। अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर हो जाए। अगर आपको क्लियर होगा तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। देखिए, डेविएशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी इज इक्वल टू एक्स आई सम स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ एक्स, इनमें से हम माइनस कर देते हैं एक्स बार। अगर डेविएशन इस स्टेप से लो ना तो इसको कहते हैं डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट अगर आप डेविएशन लो, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये जो ए होता है इसे क्या कहते हैं, एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से, अच्छा मैंने 20 लेनी है, मैंने 30 लेनी है, नो। हाँ, आपकी चॉइस ज़रूर है, बट आपने इसे चूज डेटा में से करना है। एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ योर डेटा, डेटा आएगा यहाँ पे, एक्सपेक्ट अर्थमेटिक मीन। तो ये आपके पास डेविएशन फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। और देखें, जैसे आपको यहाँ पे वो बोल रहा है कि म्यू आर प्राइम से मैंने रिप्रेजेंट किया। म्यू आर प्राइम से उसने क्यों रिप्रेजेंट किया, क्योंकि हम ये मोमेंट्स कौन से बात करें, आर्बिट्रेरी मोमेंट्स की बात करें, तो डेट्स वाई म्यू आर प्राइम से रिप्रेजेंट किया। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ एक्स आई माइनस आर्बिट्रेरी वैल्यू है तो फिर आप डेविएशन किससे लोगे, किसी स्पेसिफिक वैल्यू ए से, और डिवाइड आप किससे कर दोगे, कैपिटल एन से। तो देखें, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर ये कौन सा डेटा होगा, ये अनग्रुप डेटा होगा। नेक्स्ट देखें, मेंशन बी है फॉर अनग्रुप डेटा। नेक्स्ट है म्यू आर प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ, अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फिर आप क्या करोगे, समेशन एफ इंटू एक्स आई माइनस ए रेज टू पावर
आर, इधर भी आपके पास पावर आर आ जाएगी, और डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। बेटा अगर आपने लेक्चर नंबर 68 देखे ना तो आपको इस टॉपिक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मींस आपको क्वेश्चन नंबर 4.22 का सोल्यूशन जल्दी समझ आ जाएगा अगर आपने लेक्चर नंबर 68 में को विज़िट किया है, क्योंकि लेक्चर नंबर 68 में मैंने मोमेंट्स को स्टार्ट करवाया था। लेकिन अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ कि जब हम मोमेंट्स में डेविएशन लेते हैं एक्स बार से तो वो मोमेंट्स अबाउट मीन आता है, और मोमेंट्स अबाउट मीन को हम सिंपली म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फार्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ एक्स आई माइनस म्यू रेज टू पावर आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो अगर इसे मैं फार्मूला ए कहूँ और इसे मैं फार्मूला बी कहूँ तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो इसकी लेफ्ट साइड पे ये डिफरेंस है कि ये म्यू आर है, म्यू आर है तो ये मोमेंट्स अबाउट मीन है। अगर ये म्यू आर प्राइम है, ये लेफ्ट साइड की जस्ट बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मोमेंट अबाउट है। नहीं एज्यूम्ड वैल्यू बोलना है तो वो कह दो, अगर आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू कहना है तो वो कह दो। ये लेफ़्ट साइड की बात होगी। और अगर राइट साइड पे देखें तो सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है कि इधर ए है, क्योंकि आर्बिट्रेरी था तो ए आना है, ये मोमेंट अबाउट मीन है तो डेट्स वाई म्यू लिखा हुआ है। एंड में ये भी डिस्कस किया था कि मोमेंट्स अबाउट मीन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स, और मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को हम क्या कह देते हैं, रॉ मोमेंट्स। कहा गया है द सैंपल मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर डिनोटेड बाय m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम एक्सेट्रा। सैंपल मोमेंट्स हैं तो m से रिप्रेजेंट होते हैं, और अगर आर्बिट्रेरी हैं तो फिर इनके ऊपर प्राइम आएंगे, m1 प्राइम, m2 प्राइम, m3 प्राइम, m4 प्राइम एक्सेट्रा। नेक्स्ट mr प्राइम का आपको जनरल फार्मूला दिया गया इस फार्मूले में, और ये जो अबव दो फार्मूलाज लिखे हैं इनमें जस्ट ये डिफरेंस होगा कि इसमें डिवाइजर में कैपिटल एन आ रहा है, इधर डिवाइजर में स्मॉल एन आ रहा है। इस connection between moment about mean and moment about any arbitrary value means एम आर प्राइम वाले मोमेंट्स आए हैं, यानी कि ये आर्बिट्रेरी मोमेंट्स आए हैं, इनको कैसे हम कन्वर्ट कर देंगे मोमेंट अबाउट मीन में। ठीक हो गया, ये टॉपिक है सिंपली, क्योंकि मोमेंट्स अबाउट मीन हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम। ये रॉ मोमेंट्स भी करते होंगे लेकिन बेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये प्रोवाइड करता है मोमेंट्स अबाउट मीन। ये सीखेंगे कि कैसे हम रॉ मोमेंट्स को, क्योंकि हमें पता है प्राइम वाले मोमेंट्स कौन से होते हैं जो आर्बिट्रेरी वैल्यू से लेते हैं, वो रॉ मोमेंट्स कहलाते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि कैसे रॉ मोमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हो आप सेंट्रल मोमेंट्स में। मीन वाले मोमेंट्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स। क्योंकि हमने सीखा था कि सिर्फ हम फर्स्ट 4 मोमेंट्स पे ओवरव्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि यही हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इसमें फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन याद रखिएगा, बार बार कह रही हूँ, जिस पे प्राइम नहीं है वो अबाउट मीन है, और जिस पे प्राइम है वो अबाउट क्या है, आर्बिट्रेरी वैल्यू। तो m1 इज इक्वल टू m1 प्राइम माइनस m1 प्राइम। देखिए m1 प्राइम में से जब माइनस ही हो जाएगा m1 प्राइम तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। फार्मूलाज को मैं जस्ट स्क्वायर अप कर रही हूँ, जो मैं समझाऊंगी वो मैं डाउन पे लिख रही हूँ। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो। जब m1 प्राइम में से माइनस हो जाएगा m1 प्राइम तो देखिए m1 का आंसर क्या आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। तो क्या ये टॉपिक हमने कवर नहीं किया था जब लेक्चर नंबर 68 डिस्कस किया था कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन ये किसके इक्वल होता है, इज 0। तो इधर भी देखें ये 0 हो रहा है। नेक्स्ट m2 का फार्मूला है, मोमेंट 2 का फार्मूला है किसके, अबाउट मीन के। m2 इज इक्वल टू m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का होल स्क्वायर। आपके साथ मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि आपको कोई इसका ईजीएस्ट वे बता दूं ताकि आपको ये फार्मूलाज याद हो जाए और पेपर में मिस्टेक ना हो। आपके पास है m3 इज इक्वल टू m3 प्राइम माइनस 3m2 प्राइम m1 प्राइम प्लस 2m1 प्राइम का क्यूब। अब इसमें आपने जो ये तो फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, इसको आप लिख लो या अपनी बुक पे मार्क कर लो जहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसमें आप क्या याद रखो, आप कांस्टेंट याद रखो 132। वो देखें फर्स्ट वैल्यू के साथ 1 लगा हुआ है, सेकंड वैल्यू के साथ 3 है और थर्ड वैल्यू के साथ क्या है, 2 है।
थर्ड मोमेंट है तो 3 ही टर्म्स होंगी, ठीक है। एक ये याद रखो, एक ये याद रखो कि 3 ही टर्म्स होंगी, और एक ये याद रखो कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का कम्बिनेशन चल रहा होगा। पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू नेगेटिव, थर्ड वैल्यू फिर से पॉजिटिव, ठीक हो गया। और इसके बाद जो आपने लास्ट पे याद रखना है उस पे ये याद रखो M3 प्राइम माइनस के साथ 3 M2 प्राइम M1 प्राइम, पहले के साथ M1 प्राइम नहीं आया, दूसरी टर्म में M1 प्राइम आया, फिर प्लस के साथ 2 आया, वो आपने यहाँ से याद रखा होगा कि कांस्टेंट आपको मैंने बोला 132 याद रख लो, प्लस 2 M1 प्राइम। अब लास्ट टर्म पे M1 प्राइम का जो पावर होगी ना, वो जितना मोमेंट है ना उतनी पावर होगी, थर्ड मोमेंट है ना तो 3 पावर होगी, ठीक हो गया। होपफुली अब आपको कुछ याद करने में आसानी हुई होगी। अगर आपने किसी और वे से याद किया, आपके टीचर ने किसी और वे से याद करवाया, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मुझे वो कन्वीनियंट लगा तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टूडेंट के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे ना तो फिर वो चीज़ कभी भी नहीं भूलती। सिखाने से इल्म हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। तो कोशिश किया करें, अगर आपको कोई वैसे अच्छी बात समझ आई है या स्टडी में कोई आपने कोई ईजीएस्ट वे फाइंड आउट किया तो आप उसको ज़रूर अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस किया करें। नेक्स्ट है फोर्थ मोमेंट। इसमें आपने क्या याद रखना है, ये बातें मैं आपको नीचे लिख देती हूँ रफ टफ। फोर्थ मोमेंट है तो कितनी टर्म्स होंगी, 4 ही टर्म्स होंगी। एक ये याद रख लिया आपने। सेकंड आपने ये याद रखना है, इसमें कांस्टेंट 1463, ठीक है, ये कांस्टेंट याद रखना है। और इसमें भी मिक्सचर कैसे चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अब फिर क्या आएगा, फिर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और देन नेगेटिव। फर्स्ट है ना M4 प्राइम, फर्स्ट टर्म, इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, सेकंड वैल्यू का कोफिशिएंट क्या होगा 4, थर्ड वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है 6, जबकि फोर्थ वैल्यू का कोफिशिएंट क्या है 3। तो 1463 ये आपने याद रख लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी मिक्सचर आपने याद कर लिया, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, थर्ड फिर पॉजिटिव और फोर्थ नेगेटिव। अब देखें M जैसे 3 था ना, M3 इक्वल था M3 प्राइम, इसी तरह ही M4 भी किसके इक्वल स्टार्ट होगा M4 प्राइम से। M4 प्राइम माइनस 4 M3 प्राइम, अब M1 प्राइम आ गया। मसलन दूसरी टर्म के साथ M1 प्राइम आ गया, जैसे यहाँ पे आ गया था आपके पास। अब देखो अगर ये लास्ट टर्म होती, मीन इसके बाद बस ये लास्ट टर्म होती, तो फिर M1 प्राइम की पार क्या आनी थी, ये 4 आनी थी, क्योंकि मुझे पता है 4 टर्म्स है। तो अब M1 प्राइम एक दफ़ा आ गया, अब दूसरी दफ़ा ये स्क्वायर में आएगा। M4 प्राइम, M3 प्राइम, M2 प्राइम, एक दफ़ा M1 प्राइम सादा आ क्या आया, M1 प्राइम का स्क्वायर, माइनस 3 कैसे याद रखा होगा आपने, इस कोफिशिएंट से कि अब 3 का कोफिशिएंट आना है, -3 M1 प्राइम। आपको पता है कि -3 M1 प्राइम, लास्ट में M1 प्राइम की पार कितनी आती है, जितना मोमेंट चल रहा होता है, क्योंकि फोर्थ मोमेंट चल रहा है तो M1 प्राइम की पार भी 4 आ जाएगी। ये इस तरीके से आप मोमेंट्स अबाउट मीन और मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू का रिलेशनशिप याद रख सकते हो, क्योंकि पेपर में ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इस मोमेंट्स पे लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है। इसमें आप एक भी साइन मिस्टेक करते हो, स्क्वायर था क्यूब लगा बैठे हो, क्यूब है पार स्क्वायर ले ली है, तो फिर क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाएगा आपको। तो कोशिश करो इन वे से याद रखो, या अगर आपको कुछ बेहतर अपने लिए लगता है तो आप फिर उस वेज में से याद रखो, लेकिन फार्मूलाज को अपने माइंड में स्टक कर लो, मोमेंट 3 को और मोमेंट 4 को। इसके बाद मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया है, मीन फ्रॉम मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, मीन्स प्राइम वाले मोमेंट्स में से कैसे अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करोगे। तो वो लिखा है मीन इज इक्वल टू ए, जिस वैल्यू को वो खुद से आपने ए चूज़ किया हुआ ना उसमें प्लस कर दो फर्स्ट आर्बिट्रेरी मोमेंट। आपको पता है फर्स्ट आर्बिट्रेरी लफ्ज़ है तो फिर प्राइम का तो साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4.22, इसमें आपको वो फर्स्ट पे बोल रहा है कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10।
अब देखें इसमें y इज इक्वल टू 10 से हमें क्या हिंट मिली, मीन आपने कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू जो चूज़ की है लेनी है और उस पे आपने डिस्ट्रीब्यूशन पे पहले 4 मोमेंट्स निकालने हैं। मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किया कि प्राइम वाले मोमेंट्स हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हम किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीन m1 प्राइम फाइंड आउट करना है, m2 प्राइम फाइंड आउट करना है, m3 प्राइम फाइंड आउट करना है और m4 प्राइम फाइंड आउट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन इसने आपको दे दिया था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन का सिनेरियो फिर टोटली चेंज हो जाता है जिसमें हमें ये आगे बोल रहा है कि फाइंड मोमेंट अबाउट मीन प्राइम वाले मोमेंट तो y इज इक्वल टू 10 तक स्टेटमेंट बन रही थी। अब वो हमें कह रहा है कि आपने फाइंड मोमेंट अबाउट मीन, आपने ओरिजिनल मोमेंट मीन सेंट्रल मोमेंट भी फाइंड आउट करने हैं, आपने m1 फाइंड आउट करना है, आपने m2 फाइंड आउट करना है, आपने m3 फाइंड आउट करना है और आपने m4 फाइंड आउट करना है। और डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको गिवन है। देखें आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो ये कौन सा डेटा हुआ, ये डेटा हुआ ग्रुप्ड। जब से मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रही हूँ या मूवमेंट्स के टॉपिक पे जब भी हम आते हैं, बच्चों का एक ही इशू होता है, मीन इसमें टीचर इसमें प्राइम्स वाले मोमेंट कैलकुलेट करने हैं या आपने सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा अगर आपको स्टेटमेंट को पिक करना आता होगा, थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मालूम होगी, तो फिर आपको इतना मुश्किल नहीं रहेगा कि आपने रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं या आपने सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। अर्निंग वाले कॉलम को मैंने अभी ब्लैंक छोड़ा, इसको मैंने टाइटल नहीं दिया। फ्रीक्वेंसी तो थी, फ्रीक्वेंसी मैंने उतार ली है। यूँ अर्निंग को क्या लेट करना है, ऊपर इसने बोल दिया y इज इक्वल टू 10, मीन आप इस कॉलम को क्या लेट करोगे, आप y लेट करोगे। जैसे ही वैल्यूज़ y की उतारी, एक रो ब्लैंक छोड़ते हुए, क्योंकि हमें पता है हमने यहाँ पे समेशंस मेंशन करना है। नेक्स्ट सारा वर्किंग एरिया मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी। वी नोट है किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट फाइंड आउट करने हो तो वो आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स होते हैं, और मैंने आपके साथ आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स का फार्मूला अभी डिस्कस किया है। आर प्राइम इक्वल आ जाएगा आपके पास सम ऑफ एफ। अब आप देखें डेटा में आपके पास y वैल्यूज़ है, मीन आपने डेटा को y लेट किया था क्योंकि क्वेश्चन में वो बोल रहा था कि y का इस्तेमाल कीजिएगा, तो फ्रीक्वेंसी तो आएगी बट इस टाइम पे x नहीं आएगा। आपके पास y आए -10 रेज टू पावर r डिवाइडेड बाय समेशन f। अब आप देखें अगर मैंने इसमें फर्स्ट मोमेंट कैलकुलेट करना है तो मुझे r क्या पुट करना पड़ेगा, पुट r बराबर है 1। जब इसमें r1 पुट करेंगे तो मीन m1 प्राइम इज इक्वल टू समेशन f yi माइनस 10 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय समेशन f। अब ये क्या बन जाएगा, समेशन f किसी भी वैल्यू की पावर 1 हो, ओरिजिनल वैल्यू रिटर्न आ जाती है, मीन yi माइनस 10 आपके पास वापस आ जाएगा डिवाइडेड बाय समेशन f। तो ये आपके पास m1 प्राइम का फाइनल फार्मूला आया yi माइनस 10 डिवाइडेड बाय समेशन f। अब देखिए बार बार मैं yi माइनस 10 लिखूंगी, क्या मैं इसे डीलेट नहीं कर सकती कि डेविएशन है y वैल्यूज़ की किसी स्पेसिफिक वैल्यू 10 के अगेंस्ट। मेंशन भी कर रही हूँ कि d इक्वल है yi माइनस 10 ताकि फार्मूला या मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ईजीएस्ट रहे। तो सबसे पहले तो ये डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, yi में से 10 माइनस करते जाते हैं। ये y वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसने खुद से आपको कहा है कि ये a चूज़ करना, आपकी मर्जी, आप इसे स्मॉल a कह दो या कैपिटल A कह दो, क्योंकि आप m का इस्तेमाल कर रहे हो, मीन सैम्पल पे रह रहे हो, तो फिर आप इसे स्मॉल a ही लेट कर लो, ठीक है। ये आपके पास स्मॉल a आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग दी कि d आपने ले रहे हो yi माइनस 10। d आपने कैलकुलेट करना है y की हर वैल्यू में से 10 को माइनस करना है। y की फर्स्ट वैल्यू है 5, जब 5 में से आप 10 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -5। 6 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा -4। 7 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा -3। 8 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा -2। 9 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा -1 और 10 माइनस 10 आपके पास आ जाएगा 0। अब देखें, अब y की वैल्यू है 11। 11 में से आपने 10 माइनस करना है। 11 माइनस 10, अब +1, +2, +3। 14 माइनस 10 4। 15 माइनस 10 आपके पास आ रहा है +5। और आपको अगर याद हो, आपने अगर प्रीवियस मेरे लेक्चर्स देखें तो मैंने आपको बताया था कि जिसको भी एक कंसिडर करते हो उसके सामने 0 लगाओ, ऊपर नेगेटिव की तरफ मूव करो और डाउन पे पॉजिटिव की तरफ मूव करो। r की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया, m1 प्राइम इक्वल आ रहा है
समेशन एफ। अच्छा, हम वाई आई माइनस 10 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम डी लिख रहे हैं, तो ये आपके पास डी की पावर आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो ये आपके पास m1 प्राइम का फार्मूला है, ये 1 है, एफ डी के ऊपर पावर 1 है, ये एफ के ऊपर पावर नहीं होती, ठीक है, सिर्फ जस्ट डी पे डेविएशन पे पावर है। अभी डेविएशन की फर्स्ट पावर है, तो ये होती है डेविएशन की फर्स्ट पावर, मींस इन रिटर्न सिंपली आपको डी चाहिए। अब आपने समेशन कैलकुलेट करना है कौन से कॉलम का, एफ डी के कॉलम का, तो एफ डी मीन रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को रिस्पेक्टिव डी से मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है 1, इसके अगेंस्ट डी है -5, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -5 -8 -15, 10 2s are 20 बट माइनस का -20, 0 22 1s are 22, 11 2s are 22, 5 3s are 15, 4 3s are 12 and 5 1s are 5। अब आपको m1 प्राइम कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से कॉलम्स का सम चाहिए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन पे 4 कॉलम्स बने हुए हैं, कभी भी हम इन 4 कॉलम्स का सम कैलकुलेट करके या सम फाइंड आउट करके नहीं बैठ जाएंगे, टाइम वेस्ट हम बिल्कुल नहीं करेंगे। जिन सम्स की हमें नीड है जस्ट वो फाइंड आउट करेंगे। आपको इन चारों में एफ डी के कॉलम का सम चाहिए, मीन पहले इन वैल्यूज़ को सम अप करो और फिर आपको एफ के कॉलम का सम चाहिए। ये एफ कॉलम है तो इन वैल्यूज़ को सम अप करो। मैंने आपके साथ बार बार डिस्कस किया, जब नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू का मिक्सचर पड़ा है, फर्स्ट वैल्यू -5 है, -5 -8 -15 -20 पॉजिटिव 0 प्लस पॉजिटिव 22। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, आई नो आपको पता होगा इस लेवल, अगेन आपके साथ रिपीट कर रही हूँ, 0 न्यूट्रल नंबर होता है, वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो पॉजिटिव भी एक्ट हो जाता है और नेगेटिव भी एक्ट हो जाता है, न्यूट्रल नंबर है, ठीक है। अब ये 22 अगेन 22 है आपके पास, देन 15 है आपके पास, पॉजिटिव 12 है और लास्ट आपके पास 5 है। तो आपके पास एफ डी का सम आ रहा है 8, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 8, और फ्रीक्वेंसी की जब वैल्यूज़ को आप सम अप करते हो ना तो आपके पास सम आ रहा है 131। मतलब मैं वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं और m1 फाइंड आउट करते हैं। m1 प्राइम यूँ ही इज़ इक्वल टू एफ डी का सम आया 8, जबकि फ्रीक्वेंसी का सम आया 131, और जब हम 8 को डिवाइड करते हैं 131 से तो आपके पास m1 प्राइम आ रहा है 0.061। पॉइंट के बाद जिस 2 वैल्यूज़ को टेक करूँगी, कांस्टेंट रहूँगी, थर्ड वैल्यू राउंड अप होती होगी तो उसे राउंड कर देंगे। तो अब आपके पास क्या वैल्यू आई, 0.06। ये आपके पास है बेसिक फार्मूला है। इसमें हम r की जगह पे अब क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब मैं इधर r की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करूँगी, ये बन जाएगा m2 प्राइम इज़ इक्वल टू समेशन यूँ ही f यूँ ही वाई आई माइनस 10 की जगह पे मैं शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, जस्ट d का वर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँगी d, और अब d के ऊपर वाई आई माइनस 10 है, आप चाहो तो यूँ लिख लो, ब्रैकेट लगानी है लगा लो। अब इस पे पार क्या है 2, ये डिवाइडेड बाय समेशन एफ, मीन्स अब आपको क्या चाहिए, आपको डी स्क्वायर चाहिए। आपके पास डी पड़ा है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको समझाना है। अगर आपको समझ आ जाएगी बेटा तो फिर आप अपना टाइम सेव करना, आप डायरेक्ट कर लेना। मैं अब डी के साथ कॉलम बनाऊंगी डी स्क्वायर का, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ डी स्क्वायर, और फिर मैं कॉलम बनाऊंगी, मैं डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूंगी एफ से। मैंने आपके साथ जब चैप्टर 2 पे काम कर रहे थे ना तो मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हुए आपने बहुत एहतियात से वैल्यूज़ या स्पेस एलोकेट करनी है। जितनी वैल्यूज़ आपको लगती होंगी कि इतनी स्पेस ले सकता है ये कॉलम, आपने सिर्फ उतनी ही एलोकेट करनी है, क्योंकि हमने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि अब मेरे पास ये जो इतनी सी स्पेस है ना, इस पर मेरे पास प्राइम्स मूवमेंट तो कैलकुलेट हो जाए, मुझे दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन रिकन्स्ट्रक्ट ना करना पड़े। डी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। डी स्क्वायर कैसे आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस पे जब पावर 2 4 6 8 इवन पड़ी होगी तो माइनस तो वैनिश हो जाता है। वैनिश नहीं एक्चुअली होता, वो इटसेल्फ अपने पेयर से मल्टीप्लाई होकर ना पॉजिटिव हो गया होता है। तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 दैट इज +25, -4 का स्क्वायर +16,
-3 का स्क्वायर +9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25। डी स्क्वायर आपको मिल गया, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करवाओ, एफ से मल्टीप्लाई करवाओ। बहुत एहतियात से ये काम करना है कि ये डी स्क्वायर का कॉलम है और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, ठीक है। अब आप देखिए मैं यहाँ से वैल्यू उठाऊंगी ना, पहले तो मैं यहाँ पे टाइटल देती हूँ एफ डी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू मौजूद है, आपके राइट हैंड की तरफ जो वैल्यूज़ हैं ये पिक करनी है आपने, और जो लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ होंगी ना उन पे मैं ये फिंगर प्लेस करती जाऊंगी, ताकि ये ना हो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दूँ। एक भी वैल्यू को गलत मल्टीप्लाई करवाऊंगी टोटली सम रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। फर्स्ट वैल्यू है 1, इधर से फर्स्ट वैल्यू 25, 25 1s are 25, 16 2s are 32, 9 5s are 45, 10 4s are 40, 20 1s are 20, 51 multiplied by 0, 0, 22 1s are 22, 11 4s are 44, 5 9s are 45, 16 3s are 48 and 1 multiplied by 25s are 25। क्योंकि मुझे अब m2 प्राइम के लिए इन वैल्यूज़ का सम चाहिए, एफ डी स्क्वायर का कॉलम का सम मीन इन वैल्यूज़ का सम अप चाहिए मुझे, और डिवाइजर में मुझे क्या चाहिए, समेशन एफ चाहिए, वो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुकी हूँ। तो मैं जस्ट एफ डी स्क्वायर इन वैल्यूज़ को सम अप करती हूँ, और आप देखिएगा जब इन वैल्यूज़ को हम सम अप करेंगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 346। फार्मूलाज में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो m2 प्राइम आपके पास आ रहा है एफ डी स्क्वायर 346 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो कि आपके पास है 131, ये आपके पास आ रहा है 2.64। m2 प्राइम हाईलाइटेड लिख देते हैं 2.64। नेक्स्ट आपने m3 प्राइम कैलकुलेट करना है। अब बेसिक फार्मूला में r की जगह पे क्या रखना, 3 सब्स्टिट्यूट करना, तो r की जगह पे 3 रखा, m3 प्राइम इज इक्वल टू समेशन एफ वाई माइनस 10 को किसके इक्वल ऐड कर रहे हो, d के। तो अब आपके पास d की पार में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि r 3 रखा डिवाइडेड बाय समेशन f। अब आपने क्या करना है, आपने एक कॉलम बनाना है डी क्यूब का और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ डी क्यूब, और नेक्स्ट कॉलम आपके पास आ रहा है एफ डी क्यूब। डी क्यूब का क्या मतलब है, डी इंटू डी, और इनको मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर इंटू डी। डी वैल्यू है -5, ठीक है। अब आप चाहो तो इधर लिखो -5 का क्यूब जो कि इक्वल आता है माइनस की पावर ओड हो तो माइनस वापस, और 5 का क्यूब होता है 125। मीन आपके पास आ रहा है माइनस का 125। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -125। और एक और हल मैं आपको बताती हूँ, आप क्या करो, डी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई, फर्स्ट डी स्क्वायर है 25, जब इसको माइनस डी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये नहीं कि 25 को -5 से, तो -125 आ जाएगा। अब आपकी चॉइस, आप कैसे सेटल्ड करो, बट मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। माइनस के ऊपर पावर 3 हो तो माइनस, वापस 4 की पार आती है 64 3, और -27 -8 -1 0 +1 8 +27 3 का क्यूब 27 होता है, 3 3s are 9 9 3s are 27, 4 4s are 16 एंड 16 4s are 64, एंड ये आपके पास लास्ट वन आ रहा है 125। अब आपने क्या करना है, डी क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। मैंने वैल्यूज़ लिखनी है, उस तरफ की जो वैल्यूज़ है -125 इधर मैं हैंड प्लेस कर दूंगी, ये मेरे पास आ जाएगा। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या अगर आप, मैं थोड़ा काम नीट चाह रही हूँ तो ये भी आपके साथ पॉइंट लिख देती हूँ, चलें इस तरह। लेकिन इस लेवल पे हम ये उम्मीद करते हैं स्टूडेंट से कि इतनी माइनर सी मिस्टेक करके अपना सारा क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। -125 जब आप 64 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा -128। जब आप 5 को मल्टीप्लाई करवा -27 से, तो ये आपके पास आ रहा है -135। अब आपने 10 को -8 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये आपके पास आ रहा है -80। अब आपने 20 को -1 से मल्टीप्लाई करना है तो -20, 51 को 0 से 0, 22 को 1 से 22
को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ रहा है 88, 5 को 27 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपके पास आ रहा है 135, 3 को मल्टीप्लाई करना है 64 से तो ये आपके पास आ रहा है 192। देख लेते हैं इसको। और जब आप 125 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ रहा है 125। फार्मूलाज में आपको जस्ट एफ डी क्यूब इस कॉलम का सम चाहिए, मीन्स ये इस कॉलम का सम चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 74 डिवाइडेड बाय 131 क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सम था 131 तो ये आपके पास आ रहा है 0.56। लास्ट पे आपने M4 प्राइम कैलकुलेट करना है, R की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 4, M4 प्राइम इज इक्वल टू समेशन यूं ही, फ्रीक्वेंसी यूं ही, वैल्यू रखो yi माइनस 10 इक्वल है डी के की बार क्या आ रही है 4 डिवाइडेड बाय समेशन F। हेडिंग देते हैं D4 और नेक्स्ट F को मल्टीप्लाई कर देंगे D4 के साथ, ठीक है। अब ध्यान से ये काम देखना, आपके पास फर्स्ट वैल्यू -5, माइनस के ऊपर पावर क्या चलेगी 4 चलेगी। देखें माइनस पे पावर 2 4 6 8 हो तो माइनस साइन तो प्लस होता है। अब 5 की पावर 4 लेनी, आई डोंट नो आपके पास कौन सा कैलकुलेटर है, मेरे पास तो काफ़ी स्मॉलेस्ट कैलकुलेटर मौजूद है। 5 ये कैप साइन प्रेस किया और 4 ये पार, क्योंकि 4 पार थी, कैप के बाद जो पार होगी ना वो प्रेस करना आपने। तो 5 पार 4 आपके पास आ रहा है 625, 4 पार 4 आपके पास आ रहा है 256, 3 पार 4 आपके पास आ रहा है 81, 2 पार 4 आपके पास आ जाएगा 16, 1 की पार जो मर्जी हो वो 1 ही रहता है। ये देखें, अब दोबारा से कैलकुलेटर नहीं यूज़ करने लग जाना प्लीज़, क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यूज़ पहले पॉजिटिव के साथ थी, अब ये नेगेटिव के साथ। और हमें ये भी पता है कि माइनस की पार 4 लेने से माइनस वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। अब लेकिन ध्यान से काम उतारेंगे, 1 की पार 4 का मतलब ये 0 तो लिख लो, 2 की पार 4 का क्या मतलब है 16, 3 की पार 4 का मतलब है 81, 4 पार 4 का मतलब है 256 और 5 पार 4 का मतलब है 625। ये हमने रिमेनिंग इस तरह उतार लिया। अब क्या करना है, FD4, ये जो D4 आया इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट D4 है 625 के सामने फ्रीक्वेंसी है 1, ये मैंने फिंगर प्लेस की हुई है। 625 को 1 से प्लेस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 625, 256 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 512। जब आप 81 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 405, 16 के सामने फ्रीक्वेंसी मौजूद है 10, ठीक है। और जब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 160 और नेक्स्ट आपके पास है 1 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 20। जब 1 को 20 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 20 और 51 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 22 को 1 से मल्टीप्लाई 22 और जब 16 को आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 176 और जब आप 81 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 405। जब आप 256, क्योंकि इसके सामने फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ रहा है 768 और जब 625 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा। अब देखिए, आपको मोमेंट 4 कैलकुलेट करने के लिए समेशन किसका चाहिए, FD4 का, मीन इस कॉलम का सम चाहिए। और जब आप इन वैल्यूज़ को सम अप करते हो तो आपके पास आंसर आ रहा है 3718। फार्मूले में वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3718 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का सम है 131, 28.38। अभी तक तो हमने ये जो रॉ मोमेंट्स कैलकुलेट किए हैं, क्वेश्चन का इससे पहले का पार्ट हम कर चुके हैं। कैलकुलेट फर्स्ट 4 मोमेंट फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस अबाउट y इज इक्वल टू 10। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है, नेक्स्ट ईयर में कह रहा है फाइंड मोमेंट अबाउट मीन। अब मोमेंट अबाउट मीन भी कैलकुलेट करने हैं। अब आप देखें, जब आपने रॉ मोमेंट कैलकुलेट कर लिए ना तो मोमेंट अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने थ्योरी डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट अबाउट मीन कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट्स अबाउट मीन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने हेडिंग दे दी है और प्राइम्स मोमेंट को लिख लिया, क्योंकि अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किए कि कैसे हम रॉ मोमेंट को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं और सेंट्रल मोमेंट ही मोमेंट अबाउट मीन होते हैं। हमने सीखा था कि M1 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल आ जाएगा M1 प्राइम माइनस M1 प्राइम।
और जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो 0.06 माइनस 0.06, तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन तो आपके पास आ जाएगा 0। ये आपने m1 कैलकुलेट कर लिया। हाईलाइट करते हैं इसे। सेकंड आपने कैलकुलेट करना है मोमेंट 2, मीन m2 इज इक्वल टू, ये किसके होता है, m2 प्राइम माइनस m1 प्राइम का होल स्क्वायर। और m2 प्राइम आपके पास किसके इक्वल है, 2.64 माइनस m1 प्राइम आपके पास किसके इक्वल है, 0.06। अब आपने क्या करना है, 0.06 का स्क्वायर करना है। तो जब हम 0.06 का स्क्वायर करते हैं तो मेरे पास आ रहा है, ये देखें। अब लास्ट टाइम एक स्टूडेंट पूछ रही थी कि मिस अगर ये पार में माइनस के साथ 0.3 आ रहा है तो इसे किस तरह ठीक करना है। बेटे आपने शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करते जाना है तब तक जब तक ये पावर में आपके पास 0 ना आ जाए। जैसे ही 0 आएगा ना तो ये आपके पास रिक्वायर आंसर होता है 0.0036। आपने क्या करना है, देखें 2.64 लिखेंगे, माइनस का साइन, और ये वैल्यू लिखनी है ना, लेकिन ये स्क्रीन पे लिखी हुई है तो आप ये आंसर का बटन प्रेस कर दो। तो आपके पास m2 आ रहा है 2.63 है ना, मैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज चेक कर रही थी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.64। m2 इज इक्वल टू 2.64। नेक्स्ट आपने मोमेंट 2 के बाद मोमेंट 3, और m3 किसके इक्वल है, 3 है ना, थर्ड मोमेंट है तो 3 टर्म्स आएंगी, m3 प्राइम माइनस 3 m2 प्राइम m1 प्राइम। और ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि m3 से पहले वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव और थर्ड वन फिर पॉजिटिव। और कांस्टेंट क्या था, 132, मीन इसके साथ 1 है, इसके साथ 3, अब यहाँ पे आ जाएगा 2, और लास्ट वन आ जाएगा m1 प्राइम की पावर क्या आ रही होती है, जितना मोमेंट चल रहा होता है 3 है तो इसकी पावर आ जाएगी 3। ये इसका बेसिक फार्मूला था और याद रखने का वे भी डिस्कस किया था आपके साथ। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m3 प्राइम आपके पास है 0.56 माइनस 3, यूँ ही m2 प्राइम है आपके पास 2.64 और m1 प्राइम आपके पास 0.06, प्लस का साइन यूँ ही प्लस 2 ऐसे ही। अब 0.06 की पार आपने क्या लेनी है, क्यूब लेना है, ठीक है, थर्ड लेनी है। तो नेक्स्ट आपके पास 0.56 ऐसे ही आ जाएगा। पहले इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देन ये से आप इसको एक साथ स्क्रीन पे लिखो 3, ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2.64 मल्टीप्लाई बाय 0.06, या आपके पास आ रहा है 0.4752 प्लस 2 ऐसे ही, और 0.06 का क्यूब 0.06, ये कैप साइन प्रेस किया और ये 3, ये आपके आपके पास ये पार माइनस में है तो शिफ्ट के साथ ENG प्रेस करते जाओ, ये आ जाएगा। अब इसे लिख लो 0.000216, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, तो ये बेटे आपके पास आ रहा है 0.000432। अब देखें ये एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कैलकुलेटर से, यहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक आ जाती हैं। देखें फर्स्ट वैल्यू 0.56 है, प्लस साइन के साथ है ना, आपने इस आर्ग्यूमेंट को एट अ टाइम कैलकुलेटर में प्लेस करना है। वो कैसे, देखिए फर्स्ट वैल्यू 0.56, नेक्स्ट वैल्यू माइनस के साथ है माइनस 0.4752, इक्वल का बटन अभी नहीं प्रेस किया। थर्ड वैल्यू है पॉजिटिव 0.000432, ये नेक्स्ट आपने इक्वल प्रेस किया तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 0.085। इनके बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ ले रही हूँ तो m3 आपके पास आ रहा है 0.09। नेक्स्ट आपने मोमेंट 4 कैलकुलेट करना है। मोमेंट 4 को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको एक कांस्टेंट याद होना चाहिए 1463 और पॉजिटिव नेगेटिव का मिक्सचर। 4 मोमेंट है तो 4 टर्म्स होंगी, और किस तरह 4 टर्म सेटल्ड होंगी, m4 प्राइम यानी कि पहला कोफिशिएंट आ गया 1 वाला, ठीक है, पॉजिटिव टर्म आ गई, देन नेगेटिव टर्म, फिर क्या लिखना है 4 m3 प्राइम, और अब आपके पास आ जाएगा m1 प्राइम। नेक्स्ट पॉजिटिव भी आ गई, नेगेटिव भी आ गई, फिर पॉजिटिव टर्म, अब क्या आएगा 6 m2 प्राइम और m1 प्राइम का स्क्वायर। लास्ट में आपके साथ पॉजिटिव टर्म आ गई तो फिर नेगेटिव 3 और m1 प्राइम की पार आपके पास चौथा मोमेंट है तो 4 बार आ जाएगी।
अगर आप इस तरह इसे याद रखते हो तो होपफुली आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। M4 प्राइम आपके पास है 28.38 -4 यूं ही। M3 प्राइम आपके पास है 0.56, M1 प्राइम आपके पास 0.06 प्लस 6 ऐसे ही। M2 प्राइम है आपके पास 2.64 और M1 प्राइम है आपके पास 0.06 बट पार में इसकी है 2 यानी कि स्क्वायर। अब -3 ऐसे ही और M1 प्राइम है 0.06 और इसकी पार क्या है 4। 28.38 को तो यूं लिखते हैं, 1 बाय 1 सारी टर्म्स को सॉल्व करते हैं। माइनस का साइन यूं ही। अब 4 ने मल्टीप्लाई होना 0.56 से और 0.06 से। एट अ टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.56 मल्टीप्लाई बाय 0.06, ये आपके पास आ रहा है 0.1344। प्लस का साइन यूं ही। अब देखें इस टर्म को अगर आपने सॉल्व करना है तो पहले 0.06 का स्क्वायर ले लो। 0.06 का स्क्वायर लिया, आपके पास एक वैल्यू आई, इसे मल्टीप्लाई कर दो 2.64 से, ठीक है। इक्वल प्रेस करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो 6 के साथ, ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.057024। मैं इसमें पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लिखूंगी। 0.0570 माइनस, अब इसमें क्या करना है 0.06 की पहले पार लो 4, 0.06 पार आ जाएगी 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, देन कन्वर्ट करके देखेंगे कि आपके पास क्या आ रहा है। जब इसे कन्वर्ट करते हैं ना स्टिल साइंटिफिक वैल्यू, अब इसे कन्वर्ट कर लो तो ये है 0.000039। अब आपने इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। एट अ टाइम कैलकुलेटर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये आपके पास आ रहा है 28.30। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4.22 जिसमें हमने रॉ मोमेंट्स भी कैलकुलेट किए हैं और मोमेंट्स अबाउट मीन भी कैलकुलेट किए हैं। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा।